कोरोना से भी कई गुना खतरनाक बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है और आपके पास बचने के लिए केवल 1 महीने का समय है। भारत में HMP वायरस की दस्तक The HMPV. And now, China is dealing with another virus outbreak. It is called HMPV, the human metapneumovirus. चाइना ने कोरोना के करीब 5 साल बाद वापस से एक ऐसी महामारी को जन्म दे दिया है जो बहुत तेजी से दुनिया भर में फैल रही है और अब भारत में भी आ चुकी है। ऐसे ढेरों दावे इस वक्त पूरे इंटरनेट पर फैले हुए हैं। और आखिर ये बीमारी है क्या, इसके लक्षण क्या है, ये कितनी खतरनाक है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इसकी चपेट में ना आए और आ भी जाए तो हमारी जान ना जाए। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो दोस्तों, कोरोना वायरस जिसे शॉर्ट में कोविड भी कहते हैं ना, उसमें और इस वायरस में जमीन आसमान का अंतर है। जहां कोविड सबसे पहले चाइना के वुहान की एक लैब से लेट 2019 में फैला था और फिर दुनिया भर में आतंक मचाने लगा था, उससे ये साफ अंदेशा लगाया जा सकता था कि कोरोना वायरस चाइनीज साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया एक मैन मेड वायरस हो सकता था। जबकि वहीं पर अगर हम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस शॉर्ट में HMPV की बात करें तो वो भले ही आज की डेट में फैल रहा हो मगर इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। तो देखो, साल 2001 में नीदरलैंड्स में जब डॉक्टर बेर्नाडेट जी वैन डेन ह्यूगेन और उनके कलीग्स जब अस्पताल में आए 28 बच्चों का इलाज कर रही थी ना, जिन्हें रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो रही थी यानी सांस लेने में समस्या हो रही थी, तो फिर स्वाभाविक तौर पे उन्होंने उन बच्चों का सैंपल लिया और फिर लैब में उनकी जांच करने लगी, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो कौन सी बीमारी या वायरस की चपेट में आए हैं। हालांकि दिक्कत तब पैदा हुई जब किसी भी टेस्टिंग मेथड के जरिए बीमारी का पता नहीं लग पाया, फिर चाहे वो एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करे या फिर PCR मेथड का। अब यहाँ पर थोड़ा पैथोलॉजी कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। देखो, किसी के शरीर में कौन सा वायरस मौजूद है, इसे सैंपल लेने के बाद 2 तरीकों से आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला तरीका होता है इम्यूनोलॉजिकल एसेज यूजिंग वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। इस मेथड में बॉडी से सैंपल लेके ना उस सैंपल में एंटीबॉडीज यानी कि उन बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस या माइक्रोब्स को डाला जाता है जिनसे उस वायरस का इलाज किया जाता हो या उसका असर कम किया जाता हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को फ्लू हुआ है ना, तो ये पता लगाने के लिए एक पैथोलॉजिस्ट आपका सैंपल लेगा और फिर उस सैंपल में फ्लू से लड़ने वाली एंटीबॉडीज डालेगा। अगर आपके सैंपल में वाकई फ्लू कॉजिंग वायरसेस हुआ तो एंटीबॉडीज ठीक वैसा ही रिएक्ट करेंगी जैसा उन्हें करना चाहिए, जिससे एक्सपर्ट को पता चल जाएगा कि आपको फ्लू है और आपको रिपोर्ट में वही बीमारी दे देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब आपको फ्लू नहीं है और या तो आप हेल्दी है या आपको कोई और बीमारी है। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिन्हें PCR बेस्ड मेथड्स यूजिंग वायरस जीनोम स्पेसिफिक प्राइमर्स भी कहते हैं। PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेराज चेन रिएक्शन और इस टेक्निक में ऐसे प्राइमर्स, आसान भाषा में DNA के ऐसे छोटे पीसेस डाले जाते हैं जो वायरस के DNA को छोड़कर उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। और जिन्हें ये बात नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हाँ, वायरसेस के अंदर भी DNA और RNA मौजूद होता है। अगर यूज किए गए प्राइमर के रिएक्शन ने उस तरह के रिजल्ट्स दिखाए जैसे उसे दिखाने चाहिए थे तो वायरस के DNA का पता चल जाता है, जिससे फिर वायरस और बीमारी दोनों की डिटेल्स मिल जाती है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी या तो आप हेल्दी है या फिर आपको कोई और बीमारी है। अब 28 बच्चों की प्रॉब्लम तो जेन्युइन थी और अगर ये वायरस दोनों ही मेथड से नहीं डिटेक्ट किया गया, इसका मतलब ये था कि ये सभी बच्चे किसी अननोन वायरस की चपेट में आए थे। जिसके बाद हुजेन ने अपनी साथियों के साथ मिलकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वायरस के जीनोमिक सीक्वेंसेस का पता लगाने की कोशिश करी और रिजल्ट के तौर पे उन्हें 2 चीजें मिली। पहली चीज तो ये कि ये बिल्कुल ही एक नया वायरस था जिसे एटलीस्ट किसी डेटाबेस में या पब्लिकली अवेलेबल सोर्स में तो नहीं डाला गया था। और दूसरी चीज ये कि इसकी जीनोमिक सीक्वेंस काफी मेल खा रही थी एक दूसरे वायरस से जिसका नाम था एवियन न्यूमोवायरस, शॉर्ट में AMPV। मगर चूंकि AMPV केवल पक्षियों में पाया जाता था, इसीलिए इस नए वायरस का नाम रखा गया HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। हालांकि ये कहानी यहीं पर शुरू नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एकेडमिक में साल 2004 में छपे एक रिसर्च पेपर में इस बात का भी दावा किया गया था कि साल 1958 में नीदरलैंड्स में
ऐसे ही सेरोलॉजिकल एविडेंसेस मिले थे जो बताते हैं कि उस दौर में भी लोग इस वायरस से बीमार थे। इवन उसके 10 से 20 साल बाद यूरोप और कनाडा में भी ऐसे कई केसेस मिले थे जिनके असल में HMPV होने का अनुमान हो। तो इसकी जड़ें कितनी पुरानी है इसका अंदाजा लगा पाना अब तो नामुमकिन है, मगर आपको इस चीज से वास्ता रखना चाहिए कि वर्तमान किस तरह का दिख रहा है। तो देखो, HMPV वायरस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनवरी 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुए डेटा के अकॉर्डिंग 5 साल से कम उम्र के रेस्पिरेशन प्रॉब्लम फेस करने वाले बच्चों में 15% HMPV से ग्रसित थे, जबकि वहीं 5 साल से ऊपर के बच्चों में ये आंकड़े केवल 8% का था। मलेशिया में भी साल 2023 में HMPV के करीब 225 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। और रही बात भारत की, तो यहाँ केसेस ना आने की 2 मेजर वजह हैं। पहली तो ये कि हम सभी जानते हैं यहाँ शरीर में दर्द हो या खांसी जुकाम, आदमी डॉक्टर के पास जाने से पहले या तो खुद से दवाई खा लेता है या फिर केमिस्ट के रिकमेंडेशन पे दवा खा लेता है, जिससे सरप्राइजिंगली कुछ समय बाद आराम मिल भी जाती है। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन डायग्नोस्टिक वाली सिचुएशन तक पहुंचती भी नहीं है। ऊपर से ये भी एक सच्चाई है कि इस आउटब्रेक से पहले एनालिसिस के समय मोस्ट ऑफ द पैथोलॉजी में HMPV की जांच को कंसीडर किया भी नहीं जाता होगा, जिससे कि जिसे भी ये सच में मिला होगा ना, वो भी कभी सामने नहीं आ पाया होगा और दुनिया भर में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मगर दोस्तों, दहशत तब शुरू हुई जब चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ये डेटा पब्लिश किया कि चाइना में 16 से 22 दिसंबर 2024 वाले हफ्ते में रेस्पिरेटरी इलनेस के 6.2% केसेस सिर्फ HMPV से ही आए हैं। और ये कम था कि अगली रिपोर्ट ये सुनने में आई कि इसी हफ्ते जो सांस लेने से परेशान मरीज हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनमें से 5.4% HMPV पॉजिटिव पाए गए हैं। जो उस हफ्ते हॉस्पिटलाइज हुए कोविड, राइनो वायरस और एडिनो वायरस जैसे सिमिलर बीमारियों के पेशेंट से ज्यादा था। और चूंकि कोविड महामारी भी चाइना में इसी टाइम पीरियड के अराउंड शुरू हुई थी, तो इस वजह से मीडिया के लिए एक इंटरेस्टिंग एंगल बन गया कि चूंकि HMPV के केसेस कोविड से ज्यादा आए हैं, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि HMPV कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है और इसी से ये बात इतनी ज्यादा बड़ी हो गई। इसी के कोरिलेशन में जब ये रिपोर्ट भी पब्लिश हो गई कि मलेशिया में साल 2024 में कुल 327 HMPV के केस रजिस्टर हुए हैं, 2023 से 102 ज्यादा, तो इस चेतावनी को और हवा मिल गई, जबकि ये उतनी सीरियस चीज नहीं है। चाइना ने इस बढ़ोतरी को एक सीजनल ट्रेंड बताया है और ये कहा है कि इस समय और मौसम में अक्सर ही HMPV के केसेस में इस तरह की बढ़ोतरी देखी जाती है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय सेना नायक ने भी यही कहा है कि चाइना में इस बढ़ोतरी को ट्रीट करना चाइना के हेल्थ सिस्टम के लिए एक प्रायोरिटी बेशक होनी चाहिए, लेकिन इससे तुरंत किसी नए पैंडेमिक का कंसर्न रेज नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और भारतीय एनवायरनमेंट में इसके क्या हाल है, इसके सिम्टम्स क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, आइए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी तक भारत में इसके 3 केसेस मिल चुके हैं, 2 कर्नाटका में जिसमें से एक 3 महीने की बच्ची और दूसरा 6 महीने का बच्चा है। इसके अलावा गुजरात में भी एक 2 महीने का बच्चा इस वायरस से संक्रमित पाया जा चुका है। नॉट सो सरप्राइजिंगली, इनमें से जो पेशेंट्स गुजरात का है वो हॉस्पिटल में 24 दिसंबर से एडमिट था, मगर इस आउटब्रेक के चलते जब उसके HMPV के सस्पिशियन से जांच कराई गई तब वो भी हाल फिलहाल में पॉजिटिव पाया गया, जिससे आप खुद ही समझ सकते हो कि HMPV के कितने केसेस रेगुलरली अननोटिस्ड चले जाते होंगे और किसी को भनक भी नहीं लगती होगी। अब ये हो तो किसी के साथ भी सकता है, पर ज्यादातर 3 तरह के लोगों को ये वायरस आसानी से संक्रमित कर देता है। उन बच्चों में जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उन बुजुर्गों में जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, या उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक है। ये इम्यून सिस्टम किसी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी जैसे एड्स वगैरह या आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से भी वीक हो सकता है। इसलिए साफ सफाई सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमेशा से। इसके सिम्टम्स काफी कॉमन है, जैसे जुकाम होना, खराश होना, नाक बहना, खांसी आना या थकान लगना। ये सभी HMPV के कॉमन लक्षण हैं। हालांकि सीवियर केसेस में इससे संक्रमित लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत भी आती है, जिनकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट्स को ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। जिस वजह से अगर आपको इस बीच अगर ऐसे लक्षण दिखे तो एक बार इसकी जांच जरूर करा ले। इस बीमारी को खोजे आज 23 साल हो चुके हैं।
फिर भी आज तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है, या यूं कहें कि शायद किसी ने शिद्दत से बनाई ही नहीं है। वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स ऑक्सीजन, 4 फ्लूइड्स और नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट में जाने के बाद ऑलरेडी ठीक हो जाते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत भी बहुत ही रेयरली आती है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। इसलिए किसी ने HMPV स्पेसिफिक वैक्सीन बनाने के लिए शायद इतना टाइम दिया ही नहीं। अब चूंकि हम रिसेंटली कोविड पैंडेमिक से निकल कर आए हैं, इसीलिए इससे बचने के लिए भी आपको वही करना है जो आप पहले करते थे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनना है, हाथों को समय समय से सैनिटाइज करना है, खूब सारा पानी पीते रहना है ताकि बॉडी हाइड्रेटेड बनी रहे, और सर्दी जुकाम बुखार जैसे लक्षण में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि जरा भी दिक्कत होने पे रेस्ट करिए, नहीं तो आपकी लापरवाही आपके करीबियों के लिए दिक्कत बन सकती है। अब भारत में स्पेशली इसको लेकर इतना पैनिक फैला हुआ है कि इस बीमारी से ज्यादा वो पैनिक चिंताजनक है। HMPV के 3 केसेस मिलने के बाद 6 जनवरी को स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर गया, क्योंकि लोग एक और पैंडेमिक आने वाला है ये सोच के पैनिक स्टॉक सेलिंग करने लगे, और मार्केट में इन्वेस्टर्स के 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। जबकि एक्सपर्ट्स ने तो ये साफ कहा है कि अगर आपने कोविड की वैक्सीन ली थी तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि HMPV कोविड की तरह हवा से नहीं फैलता बल्कि ड्रॉपलेट्स से फैलता है। मान लीजिए मैंने खांसा या छींका और मैं HMPV से संक्रमित हूं, तब जो भी लोग उस छींक के कांटेक्ट में आएगा उसे संक्रमण होने का खतरा रहेगा, ना कि अगर मैं आपसे बिना किसी ड्रॉपलेट या फिजिकल कांटेक्ट से केवल बात कर रहा हूं तो। अब याद रखिए, मिस इन्फॉर्मेशन के इस माया जाल में किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले खुद उसे वेरीफाई करिए, और कुछ हफ्तों तक थोड़ा सावधानी से साफ सफाई का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए। दैट्स इट। घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी सच्चाई मालूम हो और वो पैनिक ना करे। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ था, आखिर कैसे उसे बनाया गया था और किसने उसे जलाया था। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।